नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक ही कैंपस पर। दोस्तों, चौहान राजवंश कंप्लीट करने के बाद अब अपन आते हैं गुहिल राजवंश। दोस्तों, हमारी बीएसटीसी की परीक्षा में यह सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने पहले आपको जब इतिहास के विषय का विश्लेषण किया था, इतिहास के सिलेबस का विश्लेषण किया था, तब बताया था कि प्राचीन सभ्यताएं के बाद मध्यकाल के जो राजवंश है वो उन राजवंशों में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो है गुहिल राजवंश। अब राजस्थान का जो इतिहास है वो गुहिलों के इतिहास के बिना या मेवाड़ के इतिहास के बिना अधूरा है। यह कह सकते हैं कि जो राजस्थान का इतिहास है वास्तव में वो मेवाड़ का ही इतिहास है। यहाँ के जो वीर प्रतापी शासक हुए उन्होंने राजस्थान को एक नई कीर्ति, एक नया गौरव प्रदान किया है। तो राजस्थान का सबसे गौरवशाली राजवंश जो रहा है वो गुहिल राजवंश रहा है। अब ये हमारी परीक्षा में भी सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह किन किन पे पूछे जाते हैं? सबसे पहले तो शासकों में सबसे पहले बप्पा रावल है, अल्हट है, जैत्र सिंह है, महाराणा कुंभा है, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, उदय सिंह, राज सिंह, एक लंबी लिस्ट है। इन सभी शासकों के महत्वपूर्ण कार्यों को हमें दिमाग में अच्छे से बिठाना है, क्योंकि इन पर सीधे सवाल पूछे जाते हैं कि फला कि महाराणा कुंभा ने किससे युद्ध किया था, या महाराणा कुंभा ने किस चीज़ का निर्माण करवाया था, महाराणा प्रताप ने अकबर से कब युद्ध किया था। इस प्रकार के सवाल जो होते हैं ना, शासकों पे सीधे पूछे जाते हैं। इसके बाद शासकों के प्रमुख युद्ध, भूताला का युद्ध कब हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था, बयाना का, भूतोली का। तो ऐसे करके ये जो युद्ध हुए थे किस किस के बीच में हुए थे, कब हुए थे, कौन उसको जीता था। तो मेवाड़ राजवंश के जितने भी युद्ध है इनको अच्छे से हमें क्या है करना है। इसके बाद इनके प्रमुख कार्यों के रूप में क्या है, सांस्कृतिक उपलब्धियां। प्रमुख कार्यों में मुख्य रूप से सांस्कृतिक उपलब्धियां। अब जैसे राजस्थान की जो चित्रकला है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? उसकी शुरुआत मेवाड़ से ही मानी जाती है। चित्रित ग्रंथ का रचना की गई थी, श्रावक, प्रतिक्रमण, सूत्र, चूर्णी। अब यह तेज सिंह के काल में हुई, तो यहाँ से राजस्थान की चित्रकला की शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद महाराणा कुंभा, राजस्थान की स्थापत्य कला के पिता किसको माना जाता है? महाराणा कुंभा। उन्होंने लगभग 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। मेवाड़ के अंदर 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। उसके बाद उनकी संगीत में इतनी रुचि थी कि उन्होंने संगीत से जुड़ी हुई कई पुस्तकों का रचना की, और साथ ही साथ में उनको एक उपाधि भी मिलती है, अभिनव भारताचार्य। और साथ ही साथ वो एक बहुत अच्छे वीणा वादक भी थे। तो इस प्रकार से इन लोगों की प्रमुख कार्य सांस्कृतिक उपलब्धियों के रूप में। इसके बाद में अपने इनके प्रमुख विद्वान भी आ सकते हैं, प्रमुख कवि भी आ सकते हैं। जैसे मंडन था, मंडन जो था कुंभलगढ़ किले का वास्तुकार जो था वो मंडन था। इसके बाद विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? महेश भट्ट ने। तो इस प्रकार जो प्रमुख विद्वान हैं, और कह सकते हैं अपना पन्नाधाय जो प्रमुख व्यक्ति हैं, पन्नाधाय है। अब पन्नाधाय जो है जिसने महाराणा उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की थी अपने पुत्र की बलि देकर। तो ऐसे ही जो गुहिल राजवंश है या मेवाड़ राजवंश है, यह हमारी परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ सबसे अधिक सवाल पूछे जाते हैं। तो इसे दोस्तों सबसे अच्छे से हमें करना है। दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे गुहिल राजवंश के नाम से। नाम इसका कैसे पड़ा, और साथ ही साथ ये किस क्षेत्र के अंदर स्थापित किया गया था, उस क्षेत्र का नाम क्या था, कौन कौन से जिलों में वो आता है, वो सब देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आते हैं गुहिल राजवंश के नाम पे। गुहिल राजवंश का दूसरा नाम जो है वो मेवाड़ राजवंश भी है। तो ये मेवाड़ का जो मेवाड़ नाम पड़ा, ये नाम कैसे पड़ा, सबसे पहले उस पे आते हैं। नाम क्या है? मेवाड़। अब ये जो मेवाड़ है यह राजस्थान के दक्षिणी भाग में फैला है। मुख्य रूप से अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र है। मुख्य रूप से अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र है।
आप कभी उदयपुर गए होंगे तो देखेंगे कि यहाँ बहुत ही सुंदर पहाड़ियों का स्थल है, बहुत ही हरा भरा यह शहर है। और इसी उदयपुर को हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम इसका क्या दिया जाता है, झीलों की नगरी। तो बहुत ही सुंदर जगह है यह। अब यह मुख्य रूप से ये जो मेवाड़ राजवंश है यह मुख्य रूप से राजस्थान के दक्षिणी भाग में फैला है। अब इसका जो नाम पड़ा मेवाड़, ये नाम पड़ा कैसे? दोस्तों सबसे पहले ये जो क्षेत्र था यहाँ सीवी जाति के लोग रहते थे, सीवी जाति के लोग रहते थे, तो इसलिए इस जगह का नाम क्या पड़ा, सीवी जनपद। अब इन सीवी जनपद का जो राजधानी थी वह थी मध्यमिका। मध्यमिका का एक और नाम दिया जाता है नगरी। अब यह जो है यह वर्तमान में चित्तौड़गढ़ शहर के पास है। तो ऐसा कभी नाम पूछ लिया जाता है कि सीवी जनपद की राजधानी क्या थी, तो राजधानी इसकी थी मध्यमिका। या वर्तमान समय में मध्यमिका किस जगह पर स्थित है, या चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या था, यह था मध्यमिका। अब दोस्तों मध्यमिक जब सीवी जनपद के बाद में यहाँ पर मेद जाति या मेर जाति का राज हुआ। मेर जाति, मेद जाति के नाम से इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा, मेदपाट। क्या पड़ा, मेदपाट, जो धीरे 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 कालांतर में किस में परिवर्तित हो गया, प्रागवाट में। किस में परिवर्तित हो गया, प्रागवाट में, जो धीरे 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 कहाँ पे किस में बदल गया, मेवाड़ में। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ क्या नाम था, यहाँ का सीवी जनपद। सीवी जनपद से क्या हुआ, मेदपाट। मेदपाट से क्या हुआ, प्रागवाट, और प्रागवाट से फिर वर्तमान समय में मेवाड़। अब दोस्तों ये जो मेवाड़ नाम है यह वास्तव में किस क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है, ये जो मेवाड़ है यह किन किन क्षेत्रों के अंदर फैला हुआ है। ये जो दक्षिणी अरावली पर्वतमाला का जो ये क्षेत्र है, अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र, यह मुख्य रूप से किन किन जिलों में फैला है। तो यह भी कई दफे सवाल पूछ लिया जाता है कि मेवाड़ जो था मुख्य रूप से किन किन जिलों में फैला था। तो मुख्य रूप से यह उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़। तो मुख्य रूप से यह का सम्मिलित क्षेत्र था जो कभी कभी बदलता रहता था, कभी भीलवाड़ा में ज़्यादा हो गया, कभी प्रतापगढ़ में ज़्यादा हो गया, तो इस प्रकार से बदलता रहता। मुख्य रूप से जो मेवाड़ क्षेत्र कहलाता था यह इन जिलों में फैला हुआ था। तो दोस्तों नाम स्पष्ट हुआ कि नाम मेवाड़ कैसे पड़ा, और साथ ही साथ ये किस क्षेत्र में, किन जिलों में फैला हुआ था, जो मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र है। अब दोस्तों इसके बाद आते हैं अपन गोहिल राजवंश की उत्पत्ति पर। गोहिल राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों गोहिलों की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत प्रकट किए हैं। जैसे गौरीशंकर ओझा इनको क्या मानते हैं, सूर्यवंशी। वहीं D.R. भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा इनको क्या मानते हैं, ब्राह्मण। और कर्नल जेम्स टोड इन्हें क्या मानते हैं, विदेशी जातियों से आया हुआ, विदेशी जातियों से। तो यह पहले से आपको स्पष्ट है कि राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में हमने जब बात की थी तब वही बात की थी, तब भी मैंने आपको ये बताया था कि यह उत्पत्ति जो है सभी में समान रूप से लागू रहेगी। जैसे सूर्यवंशी डॉक्टर गौरीशंकर ओझा, ब्राह्मण में डॉक्टर D.R. भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा, और विदेशी में अपने मुख्य रूप से कर्नल जेम्स टोड। अब दोस्तों गोहिलों की उत्पत्ति जो हुई थी वो हुई थी 6वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी में।
अब 6वीं शताब्दी में ऐसा बताया जाता है कि एक गुहादित्य नाम के एक शिलादित्य नाम के व्यक्ति थे, जिनके राज्य पर कुछ विदेशियों ने 6वीं शताब्दी में एक भयंकर हमला किया था। उनका हमला ऐसा था कि शिलादित्य का राज्य जो था पूरी तरीके से नष्ट हो गया था, राज्य नष्ट हो गया। लेकिन सौभाग्य की बात यह रही कि इनकी रानी पुष्पावती उस समय तीर्थ यात्रा पे गई हुई थी, तीर्थ यात्रा पे अम्बा भवानी गई हुई थी, और सौभाग्य की बात यह थी कि यह गर्भवती भी थी। अब जब शिलादित्य का राज्य पूरी तरीके से नष्ट हो गया तो रानी पुष्पावती जो है फिर किसी एक गुफा के अंदर एक बच्चे को जन्म देती है। गुफा में एक बच्चे का जन्म हुआ। अब ये जो बच्चा था यह आगे चल के गुहिल राजवंश की नींव रखता है और गुहिलों का आदि पुरुष कहलाता है, गुहिलों राजवंश की शुरुआत करता है, गुहिलों का आदि पुरुष। अब इस बच्चे का जो जन्म हुआ था गुफा में हुआ था, इसकी वजह से इसको नाम क्या दिया गया? गुहिल या गुहदत्त। अब ये जो नाम मिले इसके, इसी नामों के आधार पर अपने गुहिल राजवंश का नाम पड़ा, और कालांतर में इसका भी नाम क्या हो गया? गुहादित्य। कालांतर में अपने पिता के हिसाब से जो इनका नाम था शिलादित्य, उनके हिसाब से इसका नाम भी क्या पड़ गया? गुहादित्य। और इसी गुहादित्य के नाम पे गुहिल राजवंश का नाम पड़ा। तो दोस्तों अब हम आते हैं गुहिल राजवंश के आदि पुरुष गुहादित्य पे। गुहादित्य। अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात है कि विश्व में सबसे लंबा शासन करने वाला राजवंश, सबसे लंबा शासन करने वाला राजवंश गुहिल राजवंश है, जिसकी स्थापना हुई थी 566 ईस्वी में, और लगातार भारत की आज़ादी तक 1947 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। तो लगभग 1400 सालों तक, 1400 वर्षों तक। तो विश्व का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जो इतने लंबे समय तक शासन कर चुका है, और यह एक ही राजवंश था, एक ही राजवंश गुहिल राजवंश। अब इसकी स्थापना जो हुई थी गुहादित्य द्वारा 566 ईस्वी में हुई थी, और इन्होंने शुरुआत में अपनी राजधानी किसे बनाया? नागदा को। और यह कहाँ स्थित है? उदयपुर में। शुरुआत में अपनी राजधानी किसे बनाया? नागदा को, जो कहाँ स्थित है? उदयपुर में। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान रखनी है कि इन्होंने अपने राज्य वाक्य को क्या लिखा? जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करता। दोस्तों इसका अर्थ है कि जो धर्म पे अड़िग रहता है, जो अपने कर्तव्य पे अड़िग रहता है, उसकी रक्षा परमात्मा करता है, या उसका साथ ईश्वर देता है। तो यह जो वाक्य है ये गुहादित्य का वाक्य है, और यही वाक्य जो है हमें उदयपुर राज्य के राज चिन्ह पे मिलता है। जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करता। अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि गुहादित्य जो है यह गुहिल राजवंश का आदि पुरुष कहलाता है। आदि पुरुष कहलाता है। आदि पुरुष क्या होता है? सबसे पहला राजा या गुहिल राजवंश का संस्थापक, यह कहलाता है। इस राजवंश की स्थापना कब हुई थी? 566 ईस्वी में, और गुहादित्य ने राजधानी क्या रखी? नागदा। अब इसको गुहादित्य को क्या बोला जाता है? आदि पुरुष। तो दोस्तों यहां से अपन की गुहिल राजवंश की शुरुआत होती।
इसके बाद अगला 8वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण शासक, सबसे प्रतापी शासक आता है बप्पा रावल। अब बप्पा रावल को देखते हैं दोस्तों। अगला शासक आता है अपना बप्पा रावल। बप्पा रावल जो थे 8वीं शताब्दी के अंदर गुहिल राजवंश के सबसे प्रतापी शासक। इनको गुहिल राजवंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो था अपना राज्य चित्तौड़ जीतकर स्थापित किया था। अब दोस्तों बप्पा रावल जो थे, इनका वास्तविक नाम था कालभोज। और बप्पा इनका प्रचलित नाम था। बप्पा प्रचलित नाम, रावल इनको उपाधि दी हुई है। रावल इनको उपाधि दी गई थी। अब यह जो थे हारित ऋषि के आश्रम में रहते थे। बप्पा हारित ऋषि के आश्रम में रहते थे, उनकी सेवा करते थे। तो बप्पा की सेवा से प्रसन्न होकर यह आशीर्वाद देते हैं इनको कि आप क्या बनोगे, भविष्य में राजा बनोगे। तो बप्पा हारित ऋषि का आशीर्वाद लेकर आ जाते हैं चित्तौड़। चित्तौड़ में इस समय मान मौर्य का शासन था। मान मौर्य का शासन था। बप्पा मान मौर्य की सेवा में दरबार में लग जाते हैं। अब उसी समय पश्चिम से कुछ आक्रमणकारी चित्तौड़ पे हमला करते हैं। अब वो आक्रमणकारी इतने शक्तिशाली थे कि मान मौर्य के सभी सामंत हिम्मत नहीं कर पाते हैं इनसे लड़ने की। तब मान मौर्य यह चुनौती बप्पा रावल को देते हैं और बप्पा रावल बहुत ही खुशी खुशी इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और इन विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ने लग जाते हैं। अब बप्पा के शौर्य से बहुत जल्द ही यह आक्रमणकारी चित्तौड़ छोड़ के भाग जाते हैं और ये सिंध की तरफ निकल जाते हैं। अब बप्पा जो थे, बप्पा भी इनके पीछे पीछे सिंध की तरफ निकल जाते हैं। अब बप्पा पहुंचते पहुंचते गजनी पहुंच जाते हैं। अब बप्पा इनके पीछे पीछे गजनी पहुंच जाते हैं और गजनी का शासक था सलीम। सलीम को हराकर अपने भांजे को गजनी की गद्दी पर बिठा देते हैं। और स्वयं ने सलीम की पुत्री से विवाह किया और वापस चित्तौड़ आ गए। दोस्तों आपने नाम सुना होगा रावलपिंडी का। रावलपिंडी जो है दोस्तों, यह कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि बप्पा रावल के द्वारा स्थापित कोई सैन्य शिविर रहा था, जो आज एक शहर के रूप में बदल गया। आज यह जो है रावलपिंडी पाकिस्तान के अंदर एक शहर है। तो कभी प्राचीन काल में यह बप्पा रावल का कोई सैन्य शिविर था। अब दोस्तों बप्पा रावल जब चित्तौड़ वापस आए तो उन्होंने मान मौर्य से किया युद्ध और मान मौर्य को हरा दिया। दोस्तों कवि राजा श्यामल दास के अनुसार बप्पा 734 ईस्वी में चित्तौड़ पर अपना अधिकार करते हैं। चित्तौड़ पर अपना अधिकार करते हैं और अपनी राजधानी को कहाँ ले के जाते हैं? राजधानी इनकी नागदा ही रहती है। हमने पहले भी देखा था जो गुहादित्य थे उनकी राजधानी भी की थी नागदा। तो बप्पा रावल की राजधानी भी क्या रहती? नागदा। अब बप्पा ने तांबे और स्वर्ण धातु के सिक्कों को चलाया था। सिक्कों को चलाया। दोस्तों बप्पा रावल के जो गुरु थे हारित ऋषि, वह
इक्कलिंग जी को अपना आराध्य देव मानते थे। तो बप्पा रावल ने भी इक्कलिंग जी की पूजा करना शुरू कर दिया। अब बप्पा रावल ने कैलाशपुरी के अंदर इक्कलिंग जी का एक मंदिर का निर्माण करवाया। इक्कलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया। और एक महत्वपूर्ण बात, बप्पा रावल ने कभी खुद को मेवाड़ का शासक घोषित नहीं किया, बल्कि क्या कहा कि ये जो इक्कलिंग जी है यह मेरे नाथ है और यही क्या है, मेवाड़ के शासक। तो इक्कलिंग जी को मेवाड़ का शासक घोषित किया। और खुद को क्या बोला, मैं इक्कलिंग जी का दीवान हूं। और स्वयं को क्या बोला, दीवान। दीवान का मतलब क्या हो जाएगा, प्रधान। मतलब जो राजपाट के कार्य देखेगा। असली मालिक कौन है, इक्कलिंग जी। मैं तो उनका एक सेवक हूं जो राजपाट का कार्य देख रहा। अब दोस्तों यह जो परंपरा है, यह परंपरा आज तक उदयपुर के अंदर जारी है। आज भी जो मेवाड़ के शासक है वह खुद को क्या मानते हैं, इक्कलिंग जी का दीवान। अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात आती है कि बप्पा रावल की जो समाधि है, बप्पा रावल की जो समाधि है वह कैलाशपुरी के पास ही एक स्थान है, वहां पर स्थित है। और इस स्थान का नाम भी क्या है, बप्पा रावल। तो दोस्तों बप्पा रावल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां आपने जानी। यह हमारे मेवाड़ के एक महत्वपूर्ण शासक है। इसके साथ ही अपन अब आगे बढ़ेंगे अलहट पर। बप्पा रावल के बाद अगला प्रतापी शासक आता है अलहट। अलहट जो था 10वीं शताब्दी में शासक बना था मेवाड़ का, 10वीं शताब्दी में। अब ख्यातों में जो इसका नाम मिलता है वो मिलता है आलू रावल। हो सकता है यह आलू जैसा दिखता होगा, इसलिए इनका नाम क्या था, आलू रावल ख्यातों में। अब ख्यात जो होती है, ख्यात जो होती है वो ऐसी बातें होती है जो ख्याति प्राप्त कर जाती है, प्रसिद्ध हो जाती है, उनको क्या है ख्यातों में लिखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ख्यात है मेणोत नैणसी की ख्यात। मेणोत नैणसी जो थे यह जोधपुर राज्य के कवि थे और राजा जसवंत सिंह के दरबार में यह रहते थे। अब दोस्तों अलहट जो थे इन्होंने एक हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। हरिया देवी से विवाह, जो हूण राजकुमारी थी। दोस्तों इस समय एक और महत्वपूर्ण बात थी कि आहड़ जो शहर था, आहड़ शहर, आहड़ कहाँ पे स्थित था, उदयपुर के पास। आहड़ एक प्राचीन सभ्यता भी है। इसका उपनाम आपको याद होगा अच्छे से। दोस्तों हमारी तैयारी में रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। आपको ये नाम जैसे ही सुनाई दे उसी समय क्लिक होना चाहिए कि इसके उपनाम क्या थे, इस सभ्यता से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें क्या थी, क्या यहाँ पे संयुक्त परिवार के अवशेष मिले नहीं मिले, यहाँ क्या महत्वपूर्ण चीज़ें थी, इस जगह को ताम्रनगरी बोलते थे, क्या क्या यहाँ पे मिला था, तांबे गलाने की भट्टी, महत्वपूर्ण बातें झट से याद आनी चाहिए। अब इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात क्या आ जाएगी, यह उस समय एक समृद्ध नगर था और एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था। तो अलहट ने इसको क्या बनाया, अपनी दूसरी राजधानी। अब पहले हमने देखा था कि गुहिल राजवंश की पहली राजधानी क्या थी, नागदा। नागदा से अब कहां आ गई राजधानी, आपका आहड़। अब कहां आ गई, आहड़। अब दोस्तों यह आहड़ जो था एक समृद्ध नगर था, एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था। अब व्यापार से क्या होती है, आय होती है। आय मतलब आपकी आमदनी बढ़ रही है। अब किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में अगर आमदनी बढ़े तो वो क्या करेगा,
अपनी सुख सुविधाओं को क्या करेगा, बढ़ाएगा, नौकर चाकर जो है वो बढ़ाएगा। अब अल्हट के समय में मेवाड़ राजवंश ने बहुत आर्थिक समृद्धि प्राप्त की थी, तो उसकी वजह से इसको, अल्हट को, मेवाड़ राजवंश में नौकरशाही की शुरुआत करने वाला शासक माना जाता है। नौकरशाही की शुरुआत करने वाला शासक माना जाता है। नौकरशाही क्या होती है दोस्तों? सिंपल शब्दों में यह है कि नौकरशाही, अब जो भी कार्य होंगे, चाहे न्याय का कार्य होगा, चाहे कर वसूलने का कार्य होगा, वो कौन करेंगे? सरकार के नौकर या गवर्नमेंट सर्वेंट। सिंपल भाषा में देखा जाए तो जो भी न्याय का कार्य है, पहले क्या होता था, किसी गांव के अंदर कोई विवाद हुआ तो गांव के लोग आपस में बैठ के क्या है, निर्णय कर लेते थे कि भाई कौन सही है कौन गलत है, और गलत है तो उसको क्या सजा मिलेगी। लेकिन जब नौकरशाही आ जाती है तो नौकरशाही क्या होता है, अपना एक अधिकारी नियुक्त कर देती है, अधिकारी नियुक्त कर देती है। अब यह अधिकारी जो है ये न्याय से जुड़ी हुई बातें देखेगा, या इसे कह सकते हैं जज। अब ऐसे ही कर व्यवस्था है, तो पहले क्या होता था कि कर जो इकट्ठा करता था वो जागीरदार इकट्ठा करता था और राजा को दे देता था। लेकिन अब क्या होगा, नौकरशाही में एक अधिकारी नियुक्त कर देंगे जो देखेगा कि कर कितना लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है। तो इस प्रकार नौकरशाही क्या होगी कि सरकारी लोगों का एक तंत्र बन जाएगा जो राजा के आदेश पे कार्य करेंगे। तो नौकरशाही की शुरुआत करने वाला कौन माना जाता? अल्हट। इसको आसानी से याद भी कैसे रख सकते हैं कि आहड़ एक समृद्ध नगर था। समृद्ध नगर तो आय में बढ़ोतरी, अब आय बढ़ी तो नौकर चाकर बढ़े, तो किसकी शुरुआत कर दी? नौकरशाही की। अब अल्हट के बाद अपना अगला शासक जो आता है वो आता है कर्ण सिंह। कर्ण सिंह। अब कर्ण सिंह के दो बेटे थे, एक था क्षेम सिंह और दूसरा था अपना राहब। कर्ण सिंह के दो बेटे क्षेम सिंह और राहब। अब क्षेम सिंह जो था यह तो क्या है, रावल शाखा की शुरुआत करता है, रावल शाखा की। अब दोस्तों जो भी आगे शासक आएंगे ना उसके नाम के पहले क्या आ जाएगा? रावल। अभी हमने लिखा था अल्हट, लेकिन अब जो भी शासक आएंगे ना उसके आगे क्या आ जाएगा? रावल। जैसे क्षेम सिंह का बेटा कौन है? सामंत सिंह, तो रावल सामंत सिंह। क्षेम सिंह का ही बेटा कौन है? कुमार सिंह, तो रावल कुमार सिंह, रावल रतन सिंह। ऐसे ही नाम के आगे जुड़ जाएगा रावल। और जो दूसरा बेटा कौन था? राहब। अब राहब है तो राहब से राह निकाल सकता हूं। अब राह निकाल सकता हूं तो इसने क्या है कि अपने लिए एक अलग रास्ता अपना लिया और एक गांव बसाता है, ये सिसोदा गांव बचाता है, और सिसोदा गांव बसा के वहां का जागीरदार बन जाता है और राणा शाखा की शुरुआत करता है। किसकी शुरुआत करता है? राणा शाखा की। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है हमें कि कर्ण सिंह जो शासक था 12वीं शताब्दी में, उनके दो बेटे थे क्षेम सिंह और राहब। अब ये दोनों जो थे यह दो शाखाओं की शुरुआत करते हैं गोयल राजवंश में, एक रावल शाखा और दूसरी राणा शाखा। तो दोस्तों ये जो रावल शाखा थी यह तो क्या है कि गोयल राजवंश में अपना शासन लगातार जारी रखेगी, लेकिन ये जो सिसोदा गांव की राहब की जो राणा शाखा होगी यह एक समय के लिए, थोड़े समय के लिए अपना पीछे चली जाएगी। अब ये वापस कब आएगी? 14वीं शताब्दी के अंदर राणा हमीर के साथ, जब ये रावल शाखा जो होगी वो समाप्त हो जाएगी, तो फिर वापस जो गोयल राजवंश की स्थापना होगी तो वो राणा शाखा द्वारा होगी। तो अभी जो है, अभी कौन आगे बढ़ेगा? अपना रावल शाखा। तो अब इसी रावल शाखा में अगला अपना जो प्रमुख शासक आएगा वो आएगा जैत्र सिंह। दोस्तों अगला प्रतापी शासक होता है जैत्र सिंह, जो 13वीं शताब्दी में 1213 ईस्वी में मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठा था। अब यह जो था इसके बारे में अपने को महत्वपूर्ण जानकारी जो मिलती है वह किससे मिलती है?
हमीर मदमर्दन के द्वारा। हमीर मदमर्दन जो ग्रंथ है इसकी रचना किसने की थी? जयसिंह सूरी। जयसिंह सूरी ने हमीर मदमर्दन की रचना की थी। अब हमीर मदमर्दन में जैत्र सिंह की बहादुरी के किस्सों का उल्लेख है। हमीर मदमर्दन के अनुसार जैत्र सिंह ने 2 दिल्ली के सुल्तानों को युद्धों में हराया था। पहला जो युद्ध हुआ था वह हुआ था भूताला का युद्ध, जो 1227 ईस्वी के आसपास हुआ था। अब ये भूताला जो जगह है ये कहाँ पर है? राजसमंद में। ठीक है, यहाँ पर दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश, दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश और जैत्र सिंह की लड़ाई होती है। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश और जैत्र सिंह के अंदर जो भूताला का युद्ध हुआ, इसमें इल्तुतमिश की बुरी तरीके से हार हुई, बुरी तरीके से हार गया। अब ये इतना बेइज्जत हुआ कि इसको इतना गुस्सा आ गया कि जाते समय जो जैत्र सिंह की राजधानी थी नागदा, जैत्र सिंह की जो राजधानी थी नागदा, उसे बुरी तरीके से क्या कर दिया? नष्ट कर दिया, उसे बुरी तरीके से नष्ट कर दिया। तो जैत्र सिंह क्या करता है? इस भूताला के युद्ध के बाद मेवाड़ की नई राजधानी ले जाता है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। दोस्तों, दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश और जैत्र सिंह के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें जैत्र सिंह की विजय हुई और नागदा जो शहर था यह बुरी तरीके से क्या हुआ? प्रभावित हुआ, बुरी तरीके से नष्ट हो गया। तो जैत्र सिंह क्या करता है कि मेवाड़ राजवंश की नई राजधानी कहाँ ले जाता है? चित्तौड़। अब दोस्तों, इसके बाद में एक और दिल्ली का सुल्तान आया था जैत्र सिंह से युद्ध करने के लिए, सुल्तान नासिरुद्दीन। अब नासिरुद्दीन को भी जैत्र सिंह ने बुरी तरीके से हराया, बुरी तरीके से हराया। तो दोस्तों, ये बात ध्यान रखनी है, जैत्र सिंह के समय 2 दिल्ली के सुल्तानों ने आक्रमण किया था मेवाड़ राजवंश में। पहला तो दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश, दूसरा नासिरुद्दीन, सुल्तान नासिरुद्दीन। अब इन दोनों को हराया किसने? जैत्र सिंह। और जैत्र सिंह ने नई राजधानी किसको स्थापित किया? चित्तौड़ को। तो अब दोस्तों, नागदा राजधानी थी सबसे पहले, नागदा से आई आहड़, आहड़ से अब कहाँ चले गए अपन? चित्तौड़। ठीक है दोस्तों, ये जो होता है ध्यान रखना होता है, कई दफे पूछ लेते हैं कि कहाँ कौन सी राजधानी स्थापित की गई थी, किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों, अगला शासक जो बनता है वो तेज सिंह। तेज सिंह का नाम से स्पष्ट था कि इसकी बुद्धि बड़ी तेज थी, तो अपने लिए एक बहुत बड़ी उपाधि धारण करता है, बहुत बड़ी उपाधि धारण करता है, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। तो अपने लिए क्या उपाधि धारण करता है? परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर, यह उपाधि धारण करता है। अब दोस्तों, इस तेज सिंह के काल के समय में इसकी पत्नी जैतल देवी ने एक चित्तौड़ में मंदिर का निर्माण करवाया था, श्याम पार्श्वनाथ। चित्तौड़ में एक मंदिर का निर्माण करवाया था श्याम पार्श्वनाथ का। और दोस्तों, इस समय एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ था कि एक ग्रंथ की रचना की गई थी, एक ग्रंथ की रचना की गई थी जिसके अंदर चित्र बनाए गए थे। तो राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ
राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रातिक्रमण सूत्र चूर्णी। दोस्तों 3-4 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। श्रावक प्रातिक्रमण सूत्र चूर्णी, यह पहला चित्रित ग्रंथ था जो 1260 में बनाया गया था। इसी से राजस्थान की चित्रकला की शुरुआत मानी जाती है। राजस्थान चित्रकला की शुरुआत मानी जाती है। ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की चित्रकला की शुरुआत किस राजवंश में हुई थी, तो मेवाड़ राजवंश में, गुहिल राजवंश में हुई थी। किसके द्वारा? श्रावक प्रातिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ, जिसके अंदर कुछ चित्र बनाए गए थे। चित्रकला की शुरुआत की, तो ये चित्रकला की शुरुआत, ये साहित्य का निर्माण, ये सब क्या बताता है? साहित्यिक और सांस्कृतिक उन्नति। तो अब दोस्तों तेज सिंह जो था, इसके बाद में अगला शासक बनता है समर सिंह। समर सिंह जो शासक कब बनता है? 1273 से 1302 ईस्वी में। दोस्तों समर सिंह के काल में कोई ऐसा कोई महत्वपूर्ण कार्य हुआ नहीं था। बस एक हुआ था कि गुजरात से तुर्कों को खदेड़ा। गुजरात से तुर्कों को खदेड़ा, एक महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किया। दूसरा कार्य इन्होंने एक और महत्वपूर्ण क्या किया था? एके से दुश्मनी मोल ली थी। एके से दुश्मनी के बीज बोने वाला काल था। एके कौन? दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी को क्या था? गुजरात को जीतना था। दिल्ली से गुजरात पहुंचने के लिए जो रास्ता जाता है, उसके अंदर बीच में चित्तौड़ पड़ता। अब जब शाही सेना दिल्ली से गुजरात जा रही थी तो वो चित्तौड़ होके निकली। चित्तौड़ के अंदर समर सिंह ने उस शाही सेना से क्या वसूला? कर वसूला। अब यह बात जो थी एके को चुभ गई कि वो तो भारत का बादशाह है, हिंदुस्तान का बादशाह है, वो किसी को कर क्यों? लेकिन उस समय बादशाह को गुजरात जीतना जरूरी था, इसलिए बादशाह ने चित्तौड़ पे इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन गुजरात जीतने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी वापस आता है चित्तौड़ की तरफ। तो वो जो नफरत का बीज अलाउद्दीन खिलजी और चित्तौड़ के बीच में बोया गया था, वो किसके द्वारा बोया गया? समर सिंह के द्वारा। तो अलाउद्दीन खिलजी के एके से दुश्मनी किसने ली? समर सिंह ने। अब समर सिंह के दो बेटे थे, एक था रावल रतन सिंह और दूसरा था कुंभकर्ण। अब कुंभकर्ण जो था यह चला गया नेपाल। नेपाल में जाके शाही राजवंश की स्थापना करता है, जबकि जो रावल रतन सिंह था यह बनता है अगला शासक। और इसके साथ में अलाउद्दीन खिलजी का होता है युद्ध। अब दोस्तों ये रावल रतन सिंह वही है जिसकी रानी विश्व सुंदरी रानी पद्मिनी थी, और अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी के सुंदरता के मोह में फंस जाता है और इसलिए वो चित्तौड़ पे आक्रमण भी करता है। तो दोस्तों अब आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने देखा कि मेवाड़ राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई, मेवाड़ का नाम कैसे पड़ा, मेवाड़ किस क्षेत्र में है, उसके बाद जो प्रमुख शासक थे गुहादित्य के बाद में बप्पा रावल के बाद में अल्हट के बाद में जैत्र सिंह के बाद में अपना तेज सिंह और अब समर सिंह। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ो, ध्यान से इनके सवाल भी करो। जो क्वेश्चन बैंक मिलेगी वो इनके सवालों को बहुत अच्छे से करना। उनको क्या है कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत अब ये जो सवाल है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक जैसे मैंने पहले भी बताया था बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है, इससे सवाल आते ही है। तो दोस्तों पढ़ते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।